हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 के डीएवी क्लास 6 का एसएसटी चैप्टर नंबर 21 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसके पहले की वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ। आज हम इसका यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ तक का इसका जो है पेज नंबर 176 तक मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं, डू यू नो का स्वामी दयानंद सरस्वती ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर ट्रेवल्ड वाइडली अक्रॉस द कंट्री। जो स्वामी दयानंद जो थे वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे और वो कई सारे देशों में उन्होंने ट्रैवल किया था, यात्राएं की थी। हिज मेन मिशन वाज टू एनलाइटन द पीपल, अराउज द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म एंड ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअलिटी। तो उनका जो मेन मिशन था वो क्या था, लोगों को ये जागरूक करना, उनको राष्ट्र के प्रति जागरूक करना और इसके प्रति अवेयरनेस करना कि समानता के प्रति, लोगों के प्रति भेदभाव के प्रति व्यवहार ना किया जाए, इसके प्रति उनको जागरूक करना उनका जो था मेन मिशन था। इट वॉज टोटली अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, जो द रूट कॉज ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन सोसाइटी। तो वो जो इंडियन सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, उसका जो रूट था कास्ट सिस्टम, कास्ट जाति के आधार पर जो था लोगों में असमानताएं थी, भेदभाव थे, उसके टोटली वो अगेंस्ट थे। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल द बोर्न इक्वल्स, उनके अनुसार से सभी जो है जन्म से समान होते हैं। ऐसा नहीं कि जाति के अनुसार से वो छोटे और बड़े होते हैं। सो दे शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी बेसिस, इसलिए जो है सो किसी भी आधार पर जो है सो वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड द कॉज ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, स्पेशली फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन एंड डाउन ट्रोडेड। तो उन्होंने जो है सो सबके लिए जो है सो एजुकेशन की वकालत की, एजुकेशन की बात करी, स्पेशली जो है वो महिलाओं के उत्थान के लिए और जो डाउन ट्रोडेड थे जैसे कि दलित लोग थे उनके उत्थान के लिए प्रयास किया। नेक्स्ट है आवर रूरल कम्युनिटी, यानी कि हमारा ग्रामीण कम्युनिटी कैसा है, विलेज का कम्युनिटी कैसा है। इंडिया इज़ मेनली ए लैंड ऑफ विलेजेस, इंडिया जो मेनली है वो क्या है, जहाँ का ज़्यादातर एरिया जो है वो विलेज है। ज़्यादातर एरिया में ज़्यादातर लोग जो है वो विलेज में रहते हैं, बहुत बड़े पार्ट पर विलेजेस हैं। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री लिव्स इन विलेज, तो हमारी कंट्री का पॉपुलेशन का 2/3 पार्ट जो है वो विलेज में रहता है। दीज विलेजेस रिप्रेजेंट आवर रूरल कम्युनिटी, और ये जो गांव हैं ये हमारे ग्रामीण कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर एज देयर मीन्स ऑफ लिवलीहुड। तो ज़्यादातर जो रूरल पॉपुलेशन है, ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण जनता है, वो सारे कृषि के ऊपर निर्भर हैं। कृषि ही उनकी जीविका का साधन है, उनके जीवन का मतलब कि उनकी कमाई का ज़रिया है, जिसके द्वारा उनका जीवन का गुजारा होता है। तो वो जो मेन सोर्स है वो है क्या, एग्रीकल्चर है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, इंडिया हैज़ मेड ट्रीमेंडस प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पावर जनरेशन एंड अदर रिसोर्सेज। तो आज़ादी के बाद जो है वो इंडिया ने जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पावर जनरेशन और भी अदर रिसोर्सेज के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक प्रोग्रेस किया। द इम्पैक्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट कैन बी सीन इन द विलेजेस आल्सो, और इसका प्रभाव जो है सो हमें इस विकास का प्रभाव जो हम गाँवों में भी देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द विलेजेस आर नाउ लिंक्ड टू द सिटीज़ बाय रोड्स और रेलवेज़, बहुत ज़्यादातर जो गाँव हैं वो अब जो है शहरों से रोड या फिर रेल के द्वारा जुड़ गए हैं। The use of electricity has revolutionized the rural life. जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, उसके कारण से जो है गांव की लाइफ में जो है क्रांति आ गई है। टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम अप्लायंसेज आर कॉमन इन रूरल एरियाज़। तो इसके कारण से क्या हुआ, जब इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो अब वहाँ पर जो है टेलीविज़न, रेडियो और टेलीफोन जैसे और भी कई सारे घरेलू सामान जो हैं वो अब रूरल एरिया में भी कॉमन हो गए, क्योंकि अब गांव के लोगों में भी जैसे कि पहले था कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो टेलीविज़न कैसे चलता, रेडियो तो फिर भी बैटरी से चल जाता, टेलीफोन कैसे चलता है, मोबाइल कैसे चलते, और बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं, बहुत सारे अप्लाइंसेस हैं जो कि बिजली से चलती हैं। तो इसके कारण से ये सारी चीज़ें भी जो है अब गाँव में देखने को मिलती हैं। न्यू एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, फर्टिलाइजर्स एंड फाइनेंस आर इजीली अवेलेबल, और नए नए एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जो उपकरण होते हैं, फर्टिलाइज़र्स होते हैं, और फाइनेंस की भी सुविधा जो है अब लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाती है। दीज हैव हेल्प द फार्मर्स टू यूज़र ग्रीन रेवोल्यूशन इन द कंट्री।
तो और इन सब की हेल्प से क्या हुआ, किसान जो थे उन्होंने ज़्यादा उत्पादन किया, जिसके कारण से देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, हरित क्रांति आई। इट हैज़ चेंज द लाइफस्टाइल ऑफ रूरल पॉपुलेशन, और इससे क्या हुआ, लोगों के, ग्रामीण लोगों के जीवन में, लाइफस्टाइल में चेंजेस आए। द कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम, ब्रिजेज, स्कूल एंड कम्युनिटी सेंटर्स हैव इम्प्रूव्ड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज़। बहुत सारे डैम्स, ब्रिजेज और स्कूल्स वगैरह के का बनने के कारण से अब जो है, और बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर भी बने हैं, जिसके कारण से अब क्या हुआ है, गांव के जो लोग हैं उनके लाइफस्टाइल में उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो पहले से अब उसमें सुधार आ गया है। हाउएवर द रैपिड राइज इन पॉपुलेशन हैज़ डिल्यूटेड द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रोग्रेस। तो इससे काफ़ी सुधार तो आ गया, लेकिन जैसे कि जो क्या है ना कि पॉपुलेशन में बहुत तेज़ी से जो वृद्धि हो गई, बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन जो है सो इंडिया की बढ़ने लगी, जिसके कारण से जो ये प्रोग्रेस में जो पॉजिटिव इम्पैक्ट था वो पहले से कम हो गया। इन स्पाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूस इफ एफर्ट्स सिंस इंडिपेंडेंस मैनी प्रॉब्लम्स स्टिल परसिस्ट। तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे जो इंडिपेंडेंस के समय में प्रॉब्लम थे, आज़ादी के समय में, वो बहुत से प्रॉब्लम्स जो है सो अभी भी बने हुए हैं। मैनी ऑफ आवर विलेजर्स आर स्टिल अंडर डेवलप्ड। हमारे बहुत से गांव जो है सो अभी भी जो है वो डेवलप नहीं है, अनहाइजीनिक हैं, और विदाउट इवन द बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ, और अभी भी उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। द विलेजर्स आल्सो फेस द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वलिटी, इलिटरेसी, इग्नोरेंस, रूरल इंडेप्टेडनेस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड बॉन्डेड लेबर। तो इस तरह के विलेज में अभी भी लोगों को बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जैसे इनइक्वलिटी का है, इलिटरेसी का है, अनएम्प्लॉयमेंट का है, और बॉन्डेड लेबर है, यानी कि उसको वो जो है सो बंधक है, लेबर है, यानी कि उसके यहाँ ही उसको पूरे काम करना है, और उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसी के यहाँ काम करते रहेगी जिसके यहाँ कर रही है। तो इस तरह से बंधुआ मजदूर जिसे कहते हैं वो अभी भी देखने को मिलता है। फॉर दिस वी मस्ट स्टैंड टुगेदर एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। तो इसलिए जो है सो हमें इसके लिए जो है सो खड़े होना चाहिए, और हमें इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इफ़ आवर विलेजर्स प्रोस्पर, इंडिया विल डेफिनेटली बिकम इकोनॉमिकल एंड सोशली स्ट्रॉन्ग। अगर हमारे ये जो विलेज हैं ये भी समृद्ध हो जाएं, रिच हो जाएं, तो इंडिया जो है सो डेफिनेटली जो है इकोनॉमिक में, आर्थिक रूप से और सोशली जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। Now, do you know Green Revolution began in India in the mid 1960s to increase production of crops like wheat, rice. M.S. Swaminathan is known as the father of Green Revolution in India. Punjab was the first state to try the new crops. The second Green Revolution started in 2019 in eastern states of India. तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था इंडिया में वो 1960s के मिड में स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि बहुत कई सारे क्रॉप्स जो थे, जैसे कि राइस है, वीट है, तो इन सब में जो है सो इनके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हो गई थी। तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन थे, तो इसका फादर किसे कहा जाता है, किसके कारण से ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी, किसने ये मतलब कि ऐसा मतलब कि आइडिया किया था कि क्या करने से ग्रीन रिवॉल्यूशन आए। तो वो जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है इंडिया में, वो M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है, कहा जाता है कि वो जो है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है। तो सबसे पहले जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो पंजाब में आया था, क्योंकि उसी पंजाब ने ही सबसे पहले नई फसलों को यूज़ ट्राई किया था। नए जो बीज थे, नई तरह के, नई टेक्नोलॉजी के, उसको सबसे पहले पंजाब ने ट्राई किया। तो इसलिए सबसे पहले जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो पंजाब में आया था। और सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था वो 2009 में आया था, और वो ईस्टर्न स्टेट्स में आया था। ईस्टर्न स्टेट जो होते हैं वो इंडिया के, जैसे कि ये इंडिया का मैप में ये है, तो इधर वाला जो एरिया है ये अरुणाचल, असम, मेघालय वगैरह सो हैं, ये वाले एरिया को इनको ईस्टर्न स्टेट्स कहा जाता है। तो इस एरिया में आया था। नेक्स्ट है आवर अर्बन कम्युनिटी। तो अभी हमने रूरल कम्युनिटी के बारे में पढ़ा, अब हम अर्बन कम्युनिटी के बारे में देखते हैं। लाइफ इन टाउन्स एंड सिटीज़ इज़ कंपैरेटिवली स्मूथ एंड कंफर्टेबल। तो जो टाउन्स और सिटीज़ का जो लाइफ है वो गांव की तुलना में बहुत ज़्यादा आराम का, मतलब कि उनकी तुलना में जो काफ़ी स्मूथ और कंफर्टेबल है, आरामदायक है। ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन सिटीज़ हैव इंक्रीज कंसिडरेबली। द बेसिस एमिनिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, dispensaries and hospitals, school and colleges, availability of goods of daily requirements, food, textiles, hardwares, etc. are available in abundance.
तो जो यहाँ पे जो है सो शहरों में से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण, बहुत ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह लगने के कारण जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है, जॉब जो है वहाँ लोगों को सिटीज़ में ज़्यादा मिले, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जॉब की वहाँ पर जो है सो इंक्रीज़ हुआ, बढ़ गया काफ़ी, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। और इससे क्या हुआ कि जब लोगों की जॉब बढ़ गई, और यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसे कि गाँव में है, विलेजेस में है, लोगों की बेसिक नीड्स भी जो है वो पूरी नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लोगों के लिए ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल और कॉलेज हैं, और जो डेली यूज़ की रिक्वायरमेंट्स की जो सामान है, फूड्स है, टेक्सटाइल है, हार्डवेयर है, ये सारी चीज़ें जो है सो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर अवेलेबल हैं। दिस हैज़ अट्रैक्टेड द पीपल फॉर रूरल एरियाज़ टू कम एंड सेटल इन द सिटीज़। तो इन सब चीज़ों ने जो है गांव के लोगों को इधर की ओर अट्रैक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी है और इतनी सारी सुविधाएं, इतनी सारी जो है चीज़ों की जो है सुविधा जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में है। तो लोगों को इन सब चीज़ों ने गांव से शहर की ओर अट्रैक्ट किया और यहाँ पर वे बसने लगे। बट विद मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम द रूरल एरियाज, टाउन एंड सिटीज़ हैव बिकम ओवर पॉपुलेटेड एंड स्केयर इन द बेसिस एम्यूनिटीज़। लेकिन क्या है कि जब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो रूरल एरिया से टाउन्स और सिटीज़ में आने लगे, तो क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड हो गया, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने लगी और लोगों की बेसिक जो ज़रूरतें हैं उसकी भी कमी होने लगी। इंस्पाइट ऑफ ट्रेमेंडस डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट, द रोड्स एंड ओवर क्राउडेड। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये बहुत बड़ी मात्रा में जो है डेवलपमेंट जो था ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में वो बढ़ गया, क्योंकि जो लोग हैं वो जॉब के लिए इधर से उधर जाने लगे, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई, ज़्यादातर लोग गांव से यहाँ आने लगे। तो उससे क्या हुआ कि रोड्स पे जो है सो बहुत ज़्यादा भीड़ अब पहले से तुलना में होने लग गई थी। डिस्पोजल ऑफ सिटी वेस्ट, लेक ऑफ प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड ड्रेनेज, स्कैरसिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ETC आर मेकिंग द सिटी लाइफ डिफ़िकल्ट। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो सिटी का वेस्ट है वो, यहाँ पे इतने सारे लोग रहेंगे तो उतने सारे फिर कचड़े भी तो वो फेंकेंगे, तो बहुत ज़्यादा ये सिटी का जो वेस्ट है वो डिस्पोज करना भी एक समस्या हो गया। प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है, और ड्रेनेज जो है, नालियाँ वगैरह वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, उसकी कमी हो गई है, और ड्रिंकिंग वाटर की भी कमी हो जाती है। तो इससे जो सिटी का लाइफ है वो डिफ़िकल्ट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली द इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वलिटीज़ आर इंक्रीज विच कॉज अनरेस्ट एंड सोशल टेंशंस। तो दुर्भाग्य से क्या हुआ कि जब इतना सारी प्रॉब्लम्स होने लगी, तो अब क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक और सोशल इक्वलिटीज़ जो है वो बढ़ने लगी, यानी कि आर्थिक और सामाजिक असमानताएं जो है वो अब इन एरियाज़ में बढ़ने लगी, और लोगों में सोशल टेंशन होने लगे सामाजिक रूप से, और कई तरीके से जो है ये सब टेंशन का कारण बना। तो हाउ कैन वी मीट सच चैलेंजेस, तो हम कैसे फिर इन चैलेंजेस से सामना कर सकते हैं, कैसे इसको सुधार सकते हैं, इससे कैसे इसको सुलझा सकते हैं। एवरी कम्युनिटी नीड ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो इसके लिए क्या है कि ना हर कम्युनिटी को एक गवर्नेंस की ज़रूरत है, जो कि इन सब प्रॉब्लम्स को सुलझाए, कि वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है कि नहीं, सिटी का जो डिस्पोजल है, वेस्ट है वो सब है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट जो है वो रोड पे कैसा हो, रोड कहाँ बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, तो इन सब का जो है सो वो सिस्टम जो है वो कौन करेगा। तो इन एंशियंट इंडिया इट वाज इजीली मैनेज थ्रू विलेज पंचायत्स, यानी कि एंशियंट टाइम में जो है ये विलेज पंचायत के द्वारा जो है ये मैनेज किया जाता था। जैसा कि आपने पिछले उसमें हिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़े होंगे, जब मौर्यन डायनेस्टी था, गुप्त डायनेस्टी था, तो उसमें कैसे सब मैनेज किया जाता था, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो जो एंशियंट टाइम था तो उसमें ये विलेज पंचायत के द्वारा मैनेज किया जाता था बड़ी आसानी से। आफ्टर इंडिपेंडेंस आल्सो वी हैव सिमिलर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ग्राम पंचायत इन विलेजेस एंड म्यूनिसिपल बॉडीज़ इन सिटीज़। तो आज़ादी के बाद भी जो है हमारे पास इसी टाइप का इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि विलेज के लिए ग्राम पंचायत है, और जो शहर हैं उसके लिए म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं, यानी कि विलेज का जो प्रशासन वगैरह है वो ग्राम पंचायत संभालेंगे, वहाँ की लोगों की ज़रूरतों को देखभाल जो है सो क्या ज़रूरत है नहीं है उसके बारे में जो है वो ग्राम पंचायत देखेंगे, और जो सिटीज़ के लोग हैं उनके लिए म्यूनिसिपल बॉडीज़ देखेंगे। इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स वी शैल स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। तो आगे के चैप्टर्स में हम जो पढ़ेंगे कि ये सब जो है आपस में कैसे काम करते हैं और इनका क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे आज 21 चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, और इसकी क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको जल्द प्रोवाइड करा दूँगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा इससे, और इस वीडियो के बेस पे आप इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे।
जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए है, तो देखिए इसमें टिक किया हुआ है, आप इसको देख करके टिक कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, सेवरल फैमिलीज लिविंग क्लोज टू वन अनदर फ्रॉम ए नेबरहुड, कम्युनिटी लाइफ प्रोमोट्स ए फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, डिपेंडिंग ऑन वन अनदर इज कॉल्ड interdependence, education makes us a good human being, India is mainly a land of village। नेक्स्ट सी नंबर में है, गिव वन वर्ड आंसर टू द फॉलोइंग, नेम द फर्स्ट स्कूल ऑफ ए चाइल्ड फैमिली, नेम द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु पोंगल, व्हाट मेक्स द फुलफिलमेंट ऑफ आवर नीड्स पॉसिबल इंटरडिपेंडेंस, what forces the villagers to migrate to towns and cities, job opportunities, which factors has diluted the impact of India's economic progress, industrialization। तो इसी नंबर तक मैंने आपको करवा दिया है, बाकी का डी और ई जो है इसके क्वेश्चंस मैं आपको जल्द प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।